तो देखो इसमें क्या है कि वाटर से स्टार्ट करते हैं। वाटर वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। सेकेंड चीज आती है शेप। क्या होता है वाटर का शेप? तो जैसे हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, और इसमें दो लोन पेयर होते हैं क्योंकि ऑक्सीजन होता है एटॉमिक नंबर 8 यानी 2 और 6, तो बाहर 6 इलेक्ट्रॉन है। अब 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में चले गए तो 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बच गए। तो इसका मतलब इसमें बॉन्ड पेयर होता है 2 और लोन पेयर होता है 2। तो बॉन्ड पेयर भी 2 और लोन पेयर भी 2, तो इसका शेप होता है वी शेप्ड। एक इधर, दूसरा इधर, और लोन पेयर इसके पास होते हैं। ठीक है, तो ये लोन पेयर हो गया और ये बॉन्ड पेयर हो गया। ठीक, और इसका जो एंगल होता है वो लगभग 104.5 डिग्री। ठीक, ये हो गया आपका शेप किसका? वाटर का। वैसे कौन सा शेप कहते हैं? वी शेप या बेंट। ठीक है, वी शेप या बेंट। तो ये चीज का ध्यान रखना आपने। समझ में आ गया? ये पहला वाटर का शेप कैसा यस होता सर। है। अब दूसरी चीज इसमें आता है आइस का। ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, फिर भी देख लो। जो डेंसिटी होती है वो आइस की कम होती है डेंसिटी ऑफ वाटर के, यानी वाटर की डेंसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ आइस। ठीक है, इसका रीजन पता है ऐसा क्यों होता है? जो आइस होता है सर उसका आइस के केज लाइक मॉलिक्यूल्स स्ट्रक्चर एकदम होता है। हाँ बताओ क्या कह रहे हो? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होती है, कुछ जुड़े हुए होते हैं। हाँ, जैसे और ये वाटर आपके में थोड़ा। पास ये जो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है इसका आइस का। अभी मैंने इसको डायग्राम दिखाऊंगा आपको ऐसे डाउनलोड करके। तो इसमें जो होता है इस तरीके से दिखाई देगा आपको। क्या? आइस का ऐसे बॉक्स टाइप से होता है, देखो इस तरीके से। तो यहाँ पे वैकेंट स्पेस हो जाता है, इसमें वैकेंट स्पेस आ जाता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है, इसे कहते हैं केज लाइक स्ट्रक्चर। केज लाइक स्ट्रक्चर। तो केज लाइक स्ट्रक्चर में क्या होता है? वैकेंट स्पेस होता है, इसमें खाली जगह आ जाती है बीच में, वैकेंट स्पेस। और ये वैकेंट स्पेस किसकी वजह से होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे फास्ट ज्यादा होती है ये, तो ये बीच में गैप आ जाता है। ये हो गया गैप, उसे कहते हैं वैकेंट स्पेस। और किसकी वजह से हुआ वो? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से स्पेस आ जाता है, इसमें बीच में गैप आ जाता है। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो मास तो पहले से सेम है, तो इसीलिए डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी कम हो जाएगी, इसीलिए आइस का। और ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर बनता है ये? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ आइस। ये आइस का स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। तो समझ में आया? तो पहला इस रीजन है केज लाइक स्ट्रक्चर। उससे क्या होगा? वैकेंट स्पेस हो जाता है ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वैकेंट स्पेस हो जाएगा तो क्या होगा? वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक, तो इसीलिए यस जो सर। डेंसिटी की आइस होती है, सॉरी, हाँ, डेंसिटी ऑफ आइस इज लोअर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक, यस सर। दूसरा है इसमें कि जो आइस होता है वो फ्लोट क्यों करता है वाटर के ऊपर? जनरली जो सॉलिड होते हैं तो सॉलिड तो नीचे बैठ जाते हैं, होता है। जैसे वाटर है, अब आपने ये वाटर ले लिया, इसमें आइस है, तो आइस वाटर के ऊपर क्या करता है? फ्लोट करता रहता है। ठीक है, जबकि होना क्या चाहिए था? नीचे बैठ जाना चाहिए था, इसको नीचे चले जाना चाहिए, क्योंकि ये तो सॉलिड है। और वाटर क्या होता है? लिक्विड होता है। तो लिक्विड में सॉलिड क्या होता है? नीचे चले जाता है। लेकिन ये फिर भी क्या करता है? फ्लोट करते रहता है। क्यों? तो आइस है जो ये फ्लोट करता है इसके ओवर लिक्विड। वाई? वाई? तो इसका आंसर भी यही है
कि जो डेंसिटी होती है आइस की वो कम होती है, किससे? डेंसिटी ऑफ वाटर से, इसीलिए फ्लोट करे। ठीक है, तो आइस वाटर के ऊपर फ्लोट क्यों करता है, उसका रीजन क्या है कि आइस की डेंसिटी वाटर से कम होगी। क्लियर? और यस डेंसिटी कम सर। क्यों होती है? क्योंकि केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, वैकेंट स्पेस होता है टेट्राहेड्रली, और वैकेंट स्पेस होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, इसीलिए उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक। तीसरा क्वेश्चन इसमें आता है, यस सर। तीसरा क्वेश्चन इसमें आता है कि एट 277 केल्विन टेम्परेचर पे जो डेंसिटी होती है वाटर की वो मैक्सिमम होती है, क्यों? डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, व्हाई? है कुछ आइडिया इसका? यस सर, क्वेश्चन रिपीट करने एक बार। मैंने कहा एट 277 केल्विन डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, व्हाई? तो इसका आंसर देखो बता देता हूं मैं। देखो 273 का मतलब हुआ 0 डिग्री सेल्सियस, इसमें ये आइस होता है, तो आइस में केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से दिखेगा आपको। ठीक है, केज लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। अब जैसे आपने हीटिंग करी, तो हीटिंग करने से क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, टूटने लग जाएगा। अब टूटने स्टार्ट होगा तो कहता है कि जो 4 डिग्री सेल्सियस है या 277 केल्विन में जो मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जितना होना होता है मैक्सिमम वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो जब हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा तो क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी, तो डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, इसीलिए डेंसिटी हाईएस्ट हो जाती है। अब 4 के बाद आप टेम्परेचर दोगे तो इसमें एक्सपेंशन स्टार्ट हो जाता है, एक्सपेंशन। अभी फिर ज्यादा टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, एक्सपेंड होने लग जाती है, तो भी क्या होगा, फिर वॉल्यूम बढ़ जाता है, डेंसिटी कम हो जाती है। तो एग्जैक्टली exactly 4 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, तो जैसी हीटिंग ज्यादा करोगे क्या होगा, एक्सपेंशन होगा वॉल्यूम में हीटिंग की वजह से, और इसकी वजह से भी डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर? तो ये यस क्रिटिकल क्वेश्चन सर। इसमें पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग टाइप के। तो ये प्रिपेयर होना चाहिए आपको, क्योंकि इसी को रिपीट करेंगे क्वेश्चन को, जो मेन मेन क्वेश्चन होते हैं ज्यादातर उसी को रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन में। आप देखो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, किसकी, वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। पहला, देखो इसमें सारी चीजें हाई होती है, और उसका मेन रीजन है, बस उसका रीजन है इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इसका रीजन क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसकी वजह से क्या होता है, ये सब चीज हाई शो करता है। ठीक है, तो पहला है इसमें हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, रीजन सेम है, हाई बॉइलिंग पॉइंट, रीजन सेम है। तीसरा है हाई हीट ऑफ फ्यूजन, हाई हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना, तो उसमें जो हीट लगेगी वो ज्यादा लगती है। रीजन क्या है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसको तोड़ने के लिए ज्यादा हीट चाहिए। ऐसी हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन मतलब लिक्विड से गैस में चेंज करने के लिए, उसके लिए भी ज्यादा हीट चाहिए। इसके अलावा हाई स्पेसिफिक हीट, हाई स्पेसिफिक
हीट, हाई स्पेसिफिक हीट। और 6 है हाई थर्मल कंडक्टिविटी, हाई थर्मल हाई थर्मल कंडक्टिविटी, हाई थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, फिर 7th में आता है, 6 के बाद 7 है हाई सरफेस टेंशन, हाई सरफेस टेंशन, जो सरफेस टेंशन होता है उसका ज्यादा होता है। और 8 में है हाई डायपोल मोमेंट, उसका डायपोल मोमेंट भी हाई होता है। डायपोल मोमेंट हाई होता है किसका? वाटर का, डायपोल मोमेंट। और लास्ट है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी हाई होता है, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं कि उसकी एबिलिटी किसी भी कंपाउंड को ब्रेक डाउन करने की सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो उसे कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हाई होगी, यानी उसकी एबिलिटी किसको, किसी भी कंपाउंड को ब्रेक डाउन करने के लिए उसकी एबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, तो उसे कहते हैं हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसकी वैल्यू ज्यादा होती है। ये समझ में आया आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज? यस सर। हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई हीट ऑफ फ्यूजन, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, हाई स्पेसिफिक हीट, हाई थर्मल कंडक्टिविटी, हाई सरफेस टेंशन, हाई डायपोल मोमेंट, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो इनका सबका रीजन मेन क्या है? ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है आपसे, इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है, वो कहता है कि जो वाटर होता है, वाटर को हम कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। व्हाई वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट? व्हाई यूनिवर्सल सॉल्वेंट? व्हाई? बताओ इसका आंसर। देखो इसका आंसर यह है कि सबसे पहली चीज क्या है इसका? हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू इसकी क्या होती है? हाई होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैंने क्या बताया आपको? एबिलिटी टू ब्रेक डाउन, एबिलिटी टू ब्रेक डाउन। ठीक है, द कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड को ब्रेक डाउन करने की एबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, सबसे ज्यादा होगी। तो क्या होता है, कोई भी एनी सब्सटेंस को अगर आप वाटर में मिलाते हो तो क्या होता है? डिजोल्व हो जाता है। डिजोल्व क्यों हो जाता है? क्योंकि उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है, यानी उसकी एबिलिटी ज्यादा है किसी भी कंपाउंड को तोड़ने की। तो जब इलेक्ट्रॉन को जल्दी तोड़ देगा तो क्या होगा? रिएक्शन, ये डिजोल्व हो जाएगा उसमें। तभी तो हम हर एक चीज को वाटर में डिजोल्व करते हैं। तो वाटर में हर एक चीज डिजोल्व हो जाती है, क्यों? क्योंकि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है, यानी उसकी एबिलिटी किसी भी कंपाउंड को ब्रेक डाउन करने की ज्यादा है। इसीलिए हम उसे कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। आया कि नहीं आया समझ में ये? यस सर, आगे। आ गया ना? तो ये रीजन है इसका कि इसीलिए हम क्या कहते हैं, जो वाटर होता है उसे कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो उसकी जो एबिलिटी होगी किसी भी कंपाउंड को डिसॉल्व करने की वो सबसे ज्यादा होगी। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज में। ठीक है, अब आते हैं, स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इसमें जनरली 4 तरीके की केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। पहला जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज इसके 4 है। पहला है इसमें एम्फोटेरिक नेचर, एम्फोटेरिक नेचर। दूसरा आता है इसमें, सेकंड इज रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स। तीसरा इसमें आता है हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस। और चौथा इसमें आता है हाइड्रेटेड, हाइड्रेट्स। ठीक है, हाइड्रेटेड कंपाउंड। तो ये है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो समझ में आया केमिकल प्रॉपर्टीज का पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब स्टार्ट करते हैं वन बाय यस वन। सर। एम्फोटेरिक नेचर या एम्फोटेरिक कैरेक्टर।
तो एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है? देखो, एम्फोटेरिक, एम्फीबियन सुना है आपने? क्लास 10th में देखा है? एम्फीबियंस ये सब बायो में है। हाँ, ये वो होते हैं जो लैंड में भी रह सकते हैं और और वाटर में भी। वाटर में भी रह सकते हैं, तो दोनों जगह रह सकते हैं। ऐसी एम्फोटेरिक रेक्टर यस होता सर। है। एम्फोटेरिक रेक्टर उसे कहते हैं कि जो सब्सटेंस क्या करेगा, जो सब्सटेंस एसिड की तरह भी एक्ट करता है और बेस की तरह भी एक्ट करता है। एक्ट एज अ एक्ट एज एन एसिड एज वेल एज बेस। ठीक है, तो जो सब्सटेंस दोनों की तरह बिहेवियर शो करेगा, एसिड की तरह भी और बेस की तरह भी, उसे कहेंगे एम्फोटेरिक नेचर। आया समझ में? या इसको दूसरी लैंग्वेज में कहते हैं द सब्सटेंस विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस। जो एसिड और बेस दोनों की तरह रिएक्ट करेगा या दोनों की तरह बिहेवियर शो करता है, मतलब दोनों की तरह, दोनों से रिएक्शन करे या दोनों की तरह एक्ट करे, एक ही बात है। क्योंकि एसिड हर हमेशा बेस के साथ रिएक्शन करेगा और बेस हर हमेशा एसिड की तरह रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो इसकी दो डिफाइन है। या तो आप कहोगे द सब्सटेंस विच एक्ट एज अ एसिड एज वेल एज बेस, या फिर कहोगे द सब्सटेंस विच रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। यस सर। अब देखो, एक साइंटिस्ट था इसमें, ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी। अब ये थोड़ा 20 से आ गया क्योंकि दूसरी बुक आ गई है, तो पहली बुक में है ये, उसको मैं समझा देता हूँ। ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट। तो इन दोनों ने मिलके क्या बोला कि जो एसिड होता है वो कौन से एसिड होते हैं, जो H+ को, यानी जो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, उसे हम एसिड बोलेंगे। जो भी प्रोटॉन को निकालेगा तो हम उसे एसिड बोलेंगे। और बेस जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा वो एसिड हो गया, सॉरी बेस हो गया। और जो प्रोटॉन को डोनेट करेगा वो क्या हो गया? एसिड। ठीक है, प्रोटॉन को। आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। तो H+, प्रोटॉन मतलब H+। क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन था, वो निकल गया बाहर, तो इसमें केवल प्रोटॉन बचेगा, क्योंकि न्यूट्रॉन तो होता नहीं है। और एक इलेक्ट्रॉन था, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। तो ध्यान रखना, कभी भी प्रोटॉन लिखे हुए तो प्रोटॉन का मतलब H+ होता है। क्यों होता है H+? क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, इसने डोनेट कर दिया। अब इसके पास प्रोटॉन ही बचेगा बस, बाकी कुछ नहीं बनता, न्यूट्रॉन तो इसमें होता ही नहीं है। ठीक है, तो H+ को हम प्रोटॉन भी बोलते हैं। ध्यान रखना, कभी भी प्रोटॉन आएगा तो उसमें P नहीं लिखा होता है, उसमें लिखा होगा H+। तो H+ का मतलब इसके पास प्रोटॉन बचा है बस, बाकी सब इसके पास रिमूव हो गए। इलेक्ट्रॉन तो पहले से, सॉरी, न्यूट्रॉन तो होता नहीं है, इलेक्ट्रॉन था, तो प्लस चार्ज का मतलब वो भी आपने रिमूव कर दिया। ठीक, यस तो अब सर। देख के समझ जाओगे कि कौन सा एसिड का काम कर रहा है और कौन सा बेस का काम कर रहा है, इस कॉन्सेप्ट के बेस यस पे। सर। तो मैं आपको रिएक्शन लिखता हूँ, अब आपको पता करना है कि कौन एसिड का काम करेगा और कौन बेस का काम करेगा। ठीक है, पहला देखो, H2O+ NH3। अब ये दोनों मिलके बना देते हैं NH4+ और OH-। अब इसमें बताओ कौन सा एसिड का काम करेगा, कौन सा बेस का काम करेगा? सर लेफ्ट वाला एसिड है। नहीं नहीं, इसको इन दोनों में से बताओ, पहले इसको बताओ, ये क्या है, एसिड है या बेस है? H2O सर ये एसिड है। एसिड है, और ये दूसरा सर बेस। बेस है। देखो एसिड पता कैसे चला हमें, इसने H+ को डोनेट कर दिया, निकाल दिया, यूनिट। है ना? यस सर। तो डोनेट कर दिया तो इसका मतलब ये एसिड हो गया, तो वाटर एसिड का काम कर रहा है। NH3 क्या है? NH3 ने H+ को एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट करेगा तो क्या हो गया? ये बेस हो गया। अब इसका उल्टा ले लो आप इसे, NH4 को, NH4 क्या हो जाएगा? एसिड हो जाएगा। तो इसे कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड। क्योंकि ये एसिड है, क्योंकि यहाँ से NH4+ क्या कर गया, इलेक्ट्रॉन को H+ को निकाल रहा है, तभी तो NH3 आ रहा है।
और ये वाला क्या है, OH माइनस हो जाएगा आपका कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस। तो आया समझ में? तो यहाँ पे वाटर किसका काम कर रहा है, एक्ट एज एसिड, एसिड का काम कर रहा है। यस सर। ठीक, अब दूसरी रिएक्शन बताते हैं आपको। सेकेंड रिएक्शन में क्या होगा, H2O प्लस H2S गिव्स HS माइनस प्लस H3O प्लस। अब बताओ इसमें से ये वाटर किसका काम कर रहा है, सर एसिड। एसिड, और ये H2S सर ये बेस। बेस। देखो H2S से क्या हुआ, H2S माइनस, HS माइनस में चेंज हो गया, और H2O किस में चेंज हो जाएगा, H3O प्लस में। तो यस H3O सर। प्लस ने क्या किया है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया या लूज किया है, पहले H2O था और H3O प्लस हो गया, तो इसने प्रोटॉन लूज किया या गेन किया, सर गेन। तो ये H प्लस एक्सेप्ट कर लिया। तो जो H प्लस को यानी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है उसे क्या बोलेंगे, सर बेस। बेस। तो अब यहाँ पे ये बेस का काम कर रहा है। और ये देखो ओके। H2S है, इसने H को निकाल दिया, H प्लस क्या कर दिया इसने, डोनेट कर दिया, तो इसीलिए किसका काम करेगा, एसिड का। ये एसिड। ओके सर। हाँ, और इसका अपोजिट करो, जैसे ये बेस है तो ये एसिड हो जाएगा, तो इसे कहते हैं कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेटेड एसिड। हाँ, और ये दूसरा क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेटेड कॉन्जुगेट बेस, बेस। कॉन्जुगेटेड बेस। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे वो ये बता रहा है कि देखो किसी कंडीशन में वाटर एसिड का भी काम करेगा और किसी में बेस का भी काम करेगा, तभी तो वो एम्फोटेरिक है। ओके सर। क्लियर है? यस सर। तो यहाँ पे वाटर एम्फोटेरिक का काम करता है, किसी कंडीशन में वो एसिड का काम करेगा, किसी कंडीशन में वो बेस का काम करता है। अब इसके बाद नेक्स्ट है कि वो कहता है कि वाटर एक ऐसा है जिसमें ऑटो प्रोटोलाइसिस होता है। क्या होता है, ऑटो प्रोटोलाइसिस, ऑटो प्रोटोलाइसिस। ऑटो मतलब अपने आप ही हो जाएगा, इसे दूसरी लैंग्वेज में कहते हैं सेल्फ आयोनाइजेशन, सेल्फ आयोनाइजेशन। ठीक है, अपने आप ही क्या होगा, आयोनाइजेशन हो जाएगा, सेल्फ आयोनाइजेशन हो जाता है। कैसे, जैसे मैंने कहा H2O, फिर दोबारा भी H2O, अब क्या होगा, एक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, दूसरा रिमूव करेगा। ठीक है, सपोज मैंने कहा ये इसका पेयर हो गया और ये इसका पेयर हो गया, तो ये यहाँ पे किसका काम कर रहा है, बताओ, एसिड या बेस? H2O से H3O प्लस में चेंज हो रहा है, तो ये किसका काम करेगा, H2O, इसका बेस का। और ये H2O HOH माइनस में चेंज हो गया, तो इसने क्या किया, H प्लस को डोनेट कर दिया, तो डोनेट करने का मतलब एसिड का काम करेगा। ठीक है, और फिर ये OH माइनस क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट, एसिड। नहीं, एसिड का बेस हो जाएगा ना, बेस। कि OH यस माइनस सर। ने क्या किया, H प्लस को गेन किया, तभी तो H2O बन गया। यस सर। ठीक है, तो ये कॉन्जुगेटेड बेस, और ये क्या हो जाएगा, H3O प्लस कॉन्जुगेटेड कॉन्जुगेटेड एसिड। एसिड हो जाएगा। तो देख के पता करना है, देखो कैसे, H2O ने H3, देखो H के दो थे, यहाँ H के तीन हो गए और प्लस आ गया, यानी इसने H प्लस को क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया। ठीक, और दूसरा देखो H2O था और उसने OH माइनस हो गया, यानी H प्लस को डोनेट कर दिया, हटा दिया, तो ये बन गया आपका कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड बेस। ठीक है, तो यहाँ पे ये ओके किसका सर। काम कर रहा है, एम्पोटेरिक नेचर, और इसमें ऑटो प्रोटोलाइसिस, यानी अपने आप ही प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, अपने आप ही लूज करेगा, तो उसे कहते हैं ऑटो, यानी अपने आप, सेल्फ, सेल्फ आयोनाइजेशन हो जाता है। ठीक है, क्लियर? आवाज नहीं आई, क्लियर हुआ ये समझाना और? यस सर।
अब देखो नेक्स्ट है इसमें रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो जाएगा या रिडक्शन हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में क्या है देखो, इसे कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो जैसे मैंने कहा Na प्लस H2O गिव्स NaOH प्लस H2। ठीक है, इसमें कैसे होगा देखो, ये Na में प्लस चार्ज होता है आपको पता है, H में प्लस OH में माइनस, तो प्लस माइनस के साथ जाएगा, इसको हटा देगा तो हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाएगी और ये बन जाएगा NaOH। तो Na की वैलेंसी +1, OH की वैलेंसी -1, तो आंसर होगा NaOH। अभी कौन से एजेंट का काम कर रहा है कैसे पता चलेगा, हाइड्रोजन में +1 चार्ज, यहाँ पे 0 चार्ज, तो +1 से 0 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है। तो डिक्रीज होने का मतलब क्या हुआ, ये किसका काम कर रहा है, रिडक्शन का। और जो रिडक्शन जिसका खुद का होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है Na। ठीक, यस सर। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है, और कोई भी मेटल ले लो आप, मेटल के साथ रिएक्शन करोगे तो इसी तरीके की रिएक्शन शो करता है। एक और रिएक्शन देख लेते हैं, देखो Mg का ले लेते हैं। Mg एक्टिव मेटल है। जब भी एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, ध्यान रखना, एक्टिव मेटल प्लस एक्टिव मेटल प्लस वाटर, तो क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस। एक्टिव मेटल प्लस हाइड्रोजन, सॉरी वाटर मिलेगा, हाइड्रोजन गैस और बेस। तो जैसे मैंने कहा H2O, अब बताओ क्या बनेगा, Mg की वैलेंसी कितनी होती है, +2, तो कंपाउंड क्या बनेगा, क्या, H2O का होल स्कोर हो जाएगा सर। और H2O का, H देखो ये कैसे टूटेगा, ये कैसे होल टूटेगा, स्क्वायर। H+ और ये OH-। अब Mg किसके साथ जाएगा, प्लस यस। वाला माइनस के साथ रिएक्शन करेगा, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा, MgOH का होल ट्वाइस, और ये S से मिलके आपस में क्या बनता है, H2, हाइड्रोजन गैस। ठीक, यस सर। तो ये है आपका एक्टिव मेटल के साथ। अगर कार्बन है, कार्बन के साथ भी करके दिखा देते हैं एक बार। कार्बन को कहते हैं यहाँ पे रेड हॉट कोक, रेड हॉट कोक। तो ये कार्बन है, इसको स्टीम में पास आउट कराएंगे, स्टीम का मतलब ये गैस फॉर्म में होने चाहिए। ठीक है, और इसमें कैटलिस्ट यूज करते हैं निकेल को, टेम्परेचर है 1273 केल्विन। तो इसमें क्या होता है, ये ऑक्सीजन इसके साथ चले जाता है तो बनता है CO+H2, CO+H2। अब इसमें बताओ H2O कौन सा एजेंट का काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग का या रिड्यूसिंग का, सर रिड्यूसिंग का। कैसे पता चला, कैसे हम चेक क्योंकि करेंगे सर ये कि ऑक्सीजन रिड्यूसिंग लॉस एजेंट है करेगा। या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देखो H2O था, इससे क्या चेंज हो गया, H2, यानी इसने क्या कर दिया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को रिड्यूस। हाँ सॉरी, हाँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हटा दिया। तो यस ऑक्सीजन सर। हटाने का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, सर रिडक्शन। रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन होता है वो कौन सा एजेंट होता है, ऑक्सीजन। हाँ अपोजिट वाला होता है, अपोजिट ऑक्सीडाइजिंग यस एजेंट। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसका रिडक्शन उसका होगा ऑक्सीडेशन, तो यस ऑक्सीडेशन हो सर। गया क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो गया।
तो ये कौन सा एजेंट होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। अपोजिट ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन जिसका होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन एजेंट। ओके और सर। इन दोनों को मिला के कहते हैं सिन गैस या वाटर गैस। वाटर गैस या फिर सिन गैस, वाटर गैस और सिन गैस। ठीक, यस सर। तो ये हो गया आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है। तो चेक करते हैं, देखो रिड्यूसिंग एजेंट में तो तभी हमने रिडॉक्स पहले पढ़ा, क्योंकि रिडॉक्स से ही हमें पता चलेगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी है। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कैसे काम करेगा। और बाकी सारी रिएक्शन वैसे क्या होती है, रिडॉक्स होती है। तो मैंने कहा यहाँ पे F2 F2 प्लस H2O गिव्स क्या बनेगा। तो H2O किस में टूट जाता है? H प्लस में और OH माइनस में। तो इससे क्या बनेगा? सर FOH2। देखो F होता है, कौन सा चार्ज होता है? F माइनस वाला है। तो माइनस वाला किसके साथ जाएगा? प्लस के साथ जाएगा, तो ये दोनों कंबाइंड हो प्लस जाएंगे। के साथ यस सर। तो ये जाएगा H प्लस F माइनस या HF। HF को आप अलग अलग भी लिख सकते हो, क्योंकि जब आप किसी चीज को क्या करेंगे, वाटर में डालते हैं तो आयंस के फॉर्म में होता है वो। ठीक है, तो एक्वस में क्या होगा, दोनों अलग अलग रहेंगे। वाटर में दोनों आयंस, क्योंकि आयंस अलग अलग होते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा OH माइनस। और ये OH माइनस क्या होता है, चेंज हो जाता है और ये बना देता है H2O। O2। हाँ, H2O प्लस O2। ठीक है, OH माइनस अगर आप यस लोगे तो ये बना देता है H2O प्लस O2। तो इसमें O2 क्योंकि पानी तो है इसमें, तो इसमें O2 बन जाता है। तो यहाँ पे H2OH माइनस की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, O2। तो यहाँ पे जो फाइनल रिएक्शन होगी वो होती है F2 प्लस H2 गिव्स H प्लस F माइनस O2। ठीक है, ये रिएक्शन हो जाएगी इसमें। तो इसमें कौन किसका काम कर रहा है? तो ये जो वाटर है रिड्यूसिंग एजेंट का, और ये फास्फोरस है, सॉरी फ्लोरीन है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। कैसे पता चलेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यस। इसको देख के सर पता करना ये हमने। ये -2 है ऑक्सीजन और ये 0 हो गया, तो इसका यस सर। ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन किसका होता है, उसका अपोजिट याद रखना, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ओके सर। तो क्या तरीका है और सही है। ऑक्सीडेशन नंबर से? ऑक्सीजन यहाँ पे -1 हो जाएगा, ये H प्लस F माइनस प्लस O2 का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट 0। तो -2 से 0 पे चला गया, यानी इसका ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट। तो H2O यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। ठीक, आया समझ में? यस सर। यस सर। अब आता है हाइड्रोलाइसिस। नेक्स्ट हेडिंग इज हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी भी चीज को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो उसे हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, डिजोल्व इन वाटर। लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखना, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होती है। नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो गई तो ये हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, फिर इससे हम हाइड्रोलाइसिस नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब जैसे कोई भी चीज को ले लो आप, हमने लिया यहाँ पे CaO प्लस H2O। तो जो Ca इसकी वैलेंसी है +2, ऑक्सीजन की -2। जब आप इन दोनों को मिलाओगे तो हमें पता है ये बनता है CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो CaOH का होल ट्वाइस बन गया। तो यहाँ पे भी इसकी ऑक्सीजन स्टेट +2, तो सेम होती है, तो इसे कहेंगे हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस मतलब कि जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज ना हो और एडिशन ऑफ वाटर। ऐसी दूसरा एग्जांपल है SO2 प्लस H2O। दोनों को मिक्सअप करेंगे तो बन जाएगा H2
SO3। अब यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट +4, इसकी भी +4, तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है जब भी हाइड्रोलाइसिस होगा, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो गए यानी कि वो क्या नहीं है, हाइड्रोलाइसिस नहीं है, फिर वो और कोई चीज है। ठीक, आया समझ में? यस सर। तो यहाँ तक ये हो गया आपका हाइड्रोलाइसिस का। और है एग्जाम्पल, है एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। क्या ध्यान रखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगी कभी भी। जैसे P4O10 + H2O, अगर ये हाइड्रोलाइसिस हो रहा है तो इसमें P की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी? तो ये 4 है, तो 4x प्लस ये 10 है इंटू यस सर। -2 = 2 0। into यस x सर कितना हो 0 जाएगा? तो 20 अब 4 से 5 होगी। 5 हो गया। तो जब आप आंसर करोगे तो P का 5 होना चाहिए, तो इसका एक एसिड बन जाता है H3PO4। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 ही होगा, तो इसमें बन जाएगा फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, H3PO4 इसे कहते हैं फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। ठीक, यस सर। क्लियर? अब आता है इसमें नेक्स्ट पॉइंट। कोई भी एग्जांपल ले लो, इसमें बहुत सारे एग्जांपल हैं। और जैसे SiCl2 + H2O, सॉरी ये SiCl4, तो इसमें Si का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। अब जैसे आपने वाटर डालोगे तो जो Si है वो +4 में आना चाहिए, वो बदलना नहीं चाहिए। तो ये कैसे होगा, ये प्लस माइनस के साथ, ये प्लस माइनस के साथ, तो SiO2 और H और Cl मिलके CO2 HCl। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा इसका। क्लियर? तो यस ये सर। टाइम खत्म हो रहा है, आपको रिज्वाइन करना है सेम आईडी पे।